खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी तो उड़ान बाकी है। सिर्फ जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जी हाँ, पढ़ते हैं जोश बैच में और आज आपका स्वागत है बीएसईबी वाला में फिजिक्स वाला की एक पहल। तो जोश बैच में जो आज हम पढ़ने वाले हैं, आज का हमारा चैप्टर कौन सा है? तो चैप्टर का नेम जो है वो है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। क्योंकि पिछला चैप्टर हमने देखा था और पिछले चैप्टर में जब हमने सूक्ष्म जीव या माइक्रोब्स के बारे में देखा था तो जहन में कहीं ना कहीं यही बात आती होगी कि जो भी माइक्रोब्स होते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, वो केवल और केवल हमें बीमार करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जिनको हम अपने यूज में लाते हैं, हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं और उनका इंडस्ट्रियल लेवल पे हम यूज करके और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे उत्पाद बनाते हैं जिनका हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे और जो भी ये टॉपिक है, अगर हम देखें इस टॉपिक के बारे में समझें तो इस टॉपिक में बहुत ही एक तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपके लाइफ से जुड़ी हुई टॉपिक है, आपके लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो सूक्ष्म जीव का क्या इस्तेमाल है? क्योंकि पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था जब, तो देखा था कि सूक्ष्म जीव जब हमने पढ़ा था तो केवल और केवल बीमारी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था कि कौन कौन से ऐसे माइक्रोब्स हैं जिनको हम जनरली क्या कहा करते थे? पैथोजन कहा करते थे। और पैथोजन जब हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं क्या कि पैथोजन्स आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच हैविंग कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस डिजीज। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमको बीमार करते थे। तो हमने जो पिछला अध्याय था उसमें उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा। अब जो हमारा अगला अध्याय है उसमें हम पढ़ेंगे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जिनको हम बीमारी की तरह नहीं लेकिन डेली लाइफ में अपने इस्तेमाल में लाते हैं। तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव जब हम बोलते हैं, सूक्ष्म जीव जब हम बोलते हैं यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हम बोलते हैं, तो एक बात जरूर ध्यान रख लीजिएगा कि इनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इनको हम अपनी नग्न आंखों से यानी खुली आंखों से नहीं देख सकते, इसीलिए इन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकता है, इट में भी बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, कवक भी हो सकता है या कोई प्रोटोजोन भी हो सकता है। लेकिन इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि कैसे हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल करते हैं अपने डेली लाइफ में। ठीक है, एक बात तो जान लीजिए कि इनको हम नग्न आंखों से सिंगल नहीं देख पाते, इसलिए हम क्या करते हैं, इनका कल्चर तैयार करते हैं, कॉलोनी तैयार करते हैं, इनको ग्रो कराते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी एक सूक्ष्म जीव है, जो भी उसका खाना है, जो भी जहां से भी वो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है, जहां से भी वो पोषण प्राप्त करता है, उस पोषण पदार्थ का हम क्या करते हैं, एक कल्चर बनाते हैं, एक मीडिया बनाते हैं, एक माध्यम बनाते हैं और उस पर्टिकुलर कल्चर में या मीडिया में उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव को हम क्या कराते हैं, ग्रो कराते हैं। जब उनकी संख्या बढ़ जाती है तो हम उनको देख सकते हैं, उनकी कॉलोनी को देख सकते हैं। तो ऐसे करके हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चरल मीडिया में डेवलप भी कराते हैं और देखते भी हैं। जैसे नॉर्मल आपकी बोलचाल की भाषा में बोले अगर हम और देखें, अगर आप फील करना चाहें तो आप अपने घर पे लाके अगर ब्रेड रखते हो, ब्रेड होता है जो खाते हैं हम लोग चाय के साथ, तो उसको लाके रखते हो तो देखते हो अगर कुछ दिन तक रख दिया तो उस पे हरी 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 क्या हो जाती है, चकत्ते पड़ जाते हैं, हरा हरा। वो क्या है, कॉलोनी है बेसिकली। कॉलोनी मतलब जब अकेला वहां फंगस रहा होगा तो हमें दिखाई नहीं देता होगा क्योंकि वो सूक्ष्म जीव होता है। लेकिन जब वो डेवलप कर लिया, बहुत सारी नंबर उनकी बढ़ गया, नंबर उनका बढ़ता चला गया, तो नंबर बढ़ने की वजह से जब उनकी संख्या बढ़ गई तो हमें अपीयर होना यानी फील होना स्टार्ट हो गया कि यहां कुछ तो है। तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनको हम डेली लाइफ में इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन नग्न आंखों से नहीं देख सकते, तो इनको हम इनके कल्चरल मीडिया में ग्रो कराते हैं। कल्चरल मीडिया बोले तो हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग फीडिंग यानी पोषण तत्व होंगे और अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग कल्चरल मीडिया बनाया जाता है। तो जो हमारा परिप्रेक्ष्य है इस टॉपिक को पढ़ने का, इस अध्याय को पढ़ने का, बस ये जानना है कि हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने लाइफ में या अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल करते हैं और कहां इस्तेमाल करते हैं और इनसे कौन कौन सी चीजें हम प्राप्त करते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट हम प्राप्त करते हैं इनसे। तो इसी की शुरुआत अगर हम करें तो सबसे पहला जो है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव की बात कर। तो सूक्ष्म जीव जो है बहुत सारी जगहों पे हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि कहां इस्तेमाल करते हैं, तो घरेलू चीजों को बनाने में, एक तो घरेलू इस्तेमाल होगा इनका।
फिर इनका उद्योगों में भी इस्तेमाल होता है। देखेंगे कि उद्योगों में इनका क्या इस्तेमाल होता है और इनसे क्या हम प्राप्त करते हैं, और वो कौन कौन से उद्योग हैं। प्रतिजैविक बनाने में इनका इस्तेमाल करते हैं हम, यानी एंटीबायोटिक जिसे कहते हैं, प्रतिजैविक बनाने में इस्तेमाल करते हैं इसका। मादक जो पदार्थ होते हैं, मादक द्रव्य जो होते हैं, उनको बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसे बहुत जगहों पे हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे लिए सहायक होते हैं कहीं न कहीं किसी न किसी कार्यक्रम में। तो एक एक करके हम देखना चाहेंगे कि वो कौन से ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिनको हम घरेलू उत्पाद में यूज करते हैं, कौन से ऐसे जीव हैं या सूक्ष्म जीव हैं जिनको हम इंडस्ट्रियल या उद्योगों में इस्तेमाल करते हैं प्रतिजैविक या मादक पदार्थ बनाने में, या हम अपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जिनका इस्तेमाल करते हैं, या बायोगैस बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं, या बायो कंट्रोल एजेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। इन डिफरेंट पहलुओं के तहत हम डिफरेंट काइंड के सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ेंगे और उनके बारे में परिचित होंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, हम देखना चाहेंगे कि ऐसे कौन से सूक्ष्म जीव हैं। पहले तो उन सूक्ष्म जीवों को अगर हम देख लें तो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम बना होगा। ये विषाणु भी हो सकते हैं, जीवाणु भी हो सकते हैं और कवक भी हो सकते हैं। इनका साइज बहुत छोटा होता है और साइज छोटा होने की वजह से इनको हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते। तो इनके डिफरेंट, अब अगर हम बात करें विषाणु की या बैक्टीरिया की बात करें तो देखते हैं वेरियस शेप के होते हैं। इनके स्ट्रक्चर या इनका जो संरचना होता है वो अलग अलग होता है। कोई रॉड शेप होता है, कोई स्फेरिकल शेप होता है, कोई कॉलोनी में होता है, उसके हिसाब से हम उसका नाम भी देते हैं। लेकिन यहां हमें इनका इस्तेमाल पढ़ना है कि वो कौन कौन से बैक्टीरिया हैं या कौन कौन सी चीजें हैं। तो घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव का हम कहां से इस्तेमाल करते हैं। यहां बहुत सी लाइनें लिखी हुई हैं, लेकिन बहुत सी लाइनों पे फोकस न करके, क्योंकि ये तो आपके पढ़ने के लिए है, हमें तो यहां समझना है बस, और इसी जोश को कायम रखना है क्योंकि आपका एग्जाम एकदम आपके सर पे है। तो हमें उन बातों को जानना है जिससे कि आप कोरिलेट कर सके। बुक में लिखी हुई मैं शुरू से बोलता हूं कि सारी बातें हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर्पज क्या है पढ़ने का, कि हम उन बातों को बहुत समराइज करके समझ लें, बहुत छोटी सी छोटी बातों को, क्योंकि जो किताब में लिखी गई बात है उसको हम डेली लाइफ में हम अगर हम कोई काम कर रहे हैं, हम यहां से मान लीजिए किसी चौराहे पे गए और इसको किताब में वर्णित करना स्टार्ट करें तो इसकी 10 लाइनें बन जाएंगी। लेकिन अगर हम उसको विजुअलाइज कर लें तो कहीं ना कहीं हमें याद भी हो जाएगा और हम उसको उससे परिचित भी रहेंगे, एकदम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसे। तो हम देखना चाहेंगे कि आखिर में घरेलू, तो सबसे सिंपल सी बात है, घरेलू प्रोडक्ट में बात करें तो सबके यहां लगभग होता है, और खास करके आप बिहार से बिलोंग करते हैं, खास करके आप बिहार से बिलोंग करते हैं, और जब बिहार से बिलोंग करते हैं तो कुछ बातें आप जरूर जानते होंगे। जैसे हम घरेलू उत्पादों की बात करें तो दूध से दही का बनना, दूध से दही बनाना सबके घर होता होगा लगभग, दूध से दही। तो भैया दिमाग में सवाल आया कि दूध से दही बना कैसे और बनाया किसने, क्या वो वजह थी जो दूध दही बन गया। तो आप सबको पता होगा क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो हमारा सूक्ष्म जीव होता है उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस लैक्टोबैसिलस जो होता है वो दूध को दही में कन्वर्ट करता है, दूध को दही में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ये लैक्टोबैसिलस क्या करता है, अपनी कॉलोनी बनाता है। जब भी जो गांव में रहता होगा वो जानता होगा कि जब भी हमें दूध से दही बनाना होता है तो हम इनाकुलर का इस्तेमाल करते हैं, यानी उस दूध में हम थोड़ा सा जामन डालते हैं। और जो जामन डालते हैं उसमें बेसिकली होता क्या है, उसमें लैक्टोबैसिलस ही तो होता है। लैक्टोबैसिलस की कॉलोनी होती है जो उस दूध में जाती है और दूध में जाने के बाद और ग्रो करती है और डिवाइड करती है और अपनी संख्या बढ़ाती है और प्रोड्यूस क्या करती है, लैक्टिक एसिड। प्रोड्यूस क्या करती है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है, और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने के पश्चात होता क्या है कि ये दूध को क्या करती है, स्पंदन कर देती है, यानी पार्शियली डाइजेस्ट कर देती है उससे, और जिसके वजह से दूध हमारा दही में कन्वर्ट हो जाता है। और एक बात और होती है कि अगर हम दूध और दही को कंपेयर करें तो दही में हमारे विटामिन B12 भी ज्यादा पाया जाता है। जब दूध दही में कन्वर्ट होता है तो विटामिन B12 से इनरिच हो जाता है। तो देखिए हमने विटामिन B12 भी प्राप्त कर लिया, और यहां पे हमने सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल भी कर लिया, किसका, लैक्टोबैसिलस का। अभी तक तो जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब भी हम बोलते थे तो लगता था कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते होंगे वो केवल हमें बीमार करते होंगे,
लेकिन हम दूध से दही बनाने के प्रक्रम में, क्रिया में हमने क्या किया, लैक्टोबैसिलस जो कि एक सूक्ष्म जीव है उसका इस्तेमाल किया। उसने क्या किया, लैक्टिक एसिड बनाया, और लैक्टिक एसिड के बनने की वजह से दूध दही में कन्वर्ट हो गया और थोड़ा सा विटामिन से इनरिच भी हो गया। तो हमने एक इस्तेमाल तो देखा, और जो कि घर घर में इस्तेमाल होता है इस बात का। और देखें, लैक्टोबैसिलस को देख ही लिया, तो अगर हम देखें कोई कौन और है, तो बेकरी प्रोडक्ट देखा होगा आपने। अब बेकरी प्रोडक्ट जब हम बोलेंगे तो क्या भैया, बेकरी प्रोडक्ट क्या होता है या बेकरी उत्पाद क्या होते हैं? तो आप सबने लगभग देखा होगा। जैसे हम देखें बेकरी उत्पाद में तो ब्रेड देखा होगा, अच्छा बेकरी प्रोडक्ट में देखें तो ब्रेड देखा होगा आपने, प्लस और भी चीजें हैं जो बेकरी से बियॉन्ड हैं। जैसे मान लीजिए डोसा देखा होगा आपने, डोसा खाने की चीज है जो रेस्टोरेंट में मिलता है। इडली देखा होगा। तो जब हम देखते हैं इसको, डोसा को, इडली को, तो बेसिकली क्या होता है, डफ होता है, जो आटा होता है उसी को गूंथ के रखते हैं हम, और उसमें क्या करते हैं, जो एक खास तरह का सूक्ष्म जीव होता है जिसका नाम होता है क्या, सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी। सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी नाम लिख देते हैं उसका, सेक्रोमाइसिस जो सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी होता है उसमें क्या करता है, CO2 इवॉल्व करता है, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करता है। तो जब भी हम ऐसे बोलते हैं, जब सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करता है, तो जिसकी वजह से जो ब्रेड होता है या जो बंद होता है या जो डोसा होता है, इडली होती है, वो फूली फूली लगती है, वो फूला फूला सा हमें प्रतीत होता है। अच्छा, जो ये सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी है इसे हम बेकर्स ईस्ट कहते हैं। सेक्रोमाइसिस जो सेरिवेसी है इसे हम क्या करते हैं, कहते हैं बेकर्स ईस्ट। वेकर्स ईस्ट। ये आपके उसमें जो मल्टीपल यानी बहुविकल्पीय सवाल आएंगे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, बेकर्स ईस्ट। अच्छा, इसको एक और नाम देते हैं, ब्रूअर्स ईस्ट। ब्रूअर्स ईस्ट। तो देखा हमने लैक्टोबैसिलस का इस्तेमाल, देखा कि भैया हमने लैक्टोबैसिलस का इस्तेमाल दूध से दही बनाने में किया। फिर हम देख रहे हैं जो हमारा सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी है उसका हम बेकरी प्रोडक्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं। बेकरी जो प्रोडक्ट हो गया, लाइक ब्रेड हो गया, डोसा का जिक्र किया हुआ होगा बुक में, इडली का जिक्र किया होगा, इन तमाम चीजों में हम क्या कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि क्या है, ये सूक्ष्म जीव ही तो है, ये सूक्ष्म जीव ही तो है। अच्छा, एक चीज का और जिक्र किया गया है जिसका नाम है टोडी। टोडी, टोडी यानी बोले अगर, तो बेसिकली ये टोडी क्या होता है, एक ट्रेडिशनल ड्रिंक होता है साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया का एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है टोडी। साउथ इंडिया का एक ट्रेडिशनल ड्रिंक होता है जिसे हम ऑब्टेन करते हैं कहां, ताड़ के पौधे से। ताड़ के पौधे से, ताड़ का पौधा तो लगभग सब वाकिफ होंगे, या सागो पाम कहते हैं इसे। पाम ट्री से हम इसे ऑब्टेन करते हैं तोड़ी को, जिसको कि हम ट्रेडिशनल ड्रिंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। कहां पे, हमारे यहां साउथ इंडिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर बात की गई है स्विस चीज की। स्विस चीज देख लेते हैं, स्विस चीज क्या होता है, या आप चीज बोलें या पनीर बोलें, पनीर बोल लें। तो पनीर देखते हैं जब हम, तो इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं। जब भी पनीर को पास से देखिएगा, अगर उसको माइक्रोस्कोप से देखिएगा, तो एकदम सॉलिड संरचना नहीं होगी इसकी, इसमें छोटे छोटे होल्स पाए जाएंगे। और बेसिकली ये होल्स होते क्यों हैं, जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसमें CO2 इवॉल्व करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होने की वजह से एक डफ टाइप की संरचना बन जाती है, स्पॉन्ज टाइप की संरचना बन जाती है। तो दो चीजों का जिक्र किया गया है, एक तो जिक्र किया गया है स्विस चीज का, स्विस चीज, स्विस चीज, स्विस चीज में ऐसे ऐसे होल्स बन जाते हैं, ऐसे ऐसे होल्स बन जाते हैं। इनकी एक स्पेशल सुगंध भी होती है, इनकी एक स्पेशल सुगंध भी होती है। ये जो स्विस चीज में होल बना है वो CO2 की वजह से बना है, कार्बन डाइऑक्साइड के इवॉल्व होने की वजह से बना है, कार्बन डाइऑक्साइड के इवॉल्व होने की वजह से बना है। तो कौन बनाता है भैया,
तो इसको बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो हमारे पास सूक्ष्म जीव है उसको हम बोलते हैं प्रोपिमोबैक्टीरियम सेरेमनी। प्रोपिमोबैक्टीरियम सेरेमनी पूछा गया है कई बार। प्रोपीरो बैक्टीरियम, नाम से ही पता चल रहा है कि बैक्टीरिया है। प्रोपिमोबैक्टीरियम सेरेमनी। ये प्रोपोरियोबैक्टीरियम सेरेमनी जो है वो स्विस चीज बनाने में हेल्प करता है या इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। फिर एक नाम लिया गया होगा रॉकफोर्ट चीज। क्या नाम लिया गया होगा? रॉकफोर्ट चीज। रॉकफोर्ट चीज का नाम लिया गया। ये भी एक पनीर ही है। रॉकफोर्ट चीज या चीज की बात करें तो रॉकफोर्ट चीज जो है वो हम फंगस से ऑब्टेन करते हैं जिसका नाम होता है पेनिसिलम रॉकफोर्टी। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रॉकफोर्ट चीज बनाने में जिसका या जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम होता है पेनिसिलम रॉकफोर्टी। तो हम देखें अगर अगर हम केवल विजुअलाइज करें कि किन चीजों को लगभग हम जानते हैं तो लगभग दूध से दही बनना हर स्टूडेंट जानता होगा और हर स्टेट का स्टूडेंट जानता होगा कि दूध से दही कैसे बना। तो हमने बताया साहब लैक्टोबैसिलस जो थे उन्होंने लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस किया और जिसकी वजह से दूध जो था हमारा स्पंदित हुआ और स्पंदित होने के बाद यानी हम बोले तो पार्सली डाइजेस्ट हुआ और दही में कन्वर्ट हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लैक्टोबैसिलस जब हमने इनाकुलर की तरह इस्तेमाल किया यानी जामन की तरह इस्तेमाल किया तो उसमें लैक्टोबैसिलस की कॉलोनी हमारी दूध में गई और ज्यादा डिवाइड करके और ज्यादा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस की और रिजल्ट में क्या हुआ कि दही बना। फिर हम देखे कि क्या इस्तेमाल करते हैं तो हमने देखा कि बेकरी जो प्रोडक्ट होता है जैसे हमारा ब्रेड हो गया, बंद हो गया या हम इडली या डोसा खाते हैं तो उसमें जो डफ बनता है जो फूल जाता है जिसकी वजह से उसके वजह से क्या होगा उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल थी सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी जिसे कि हम बेकर्स ईस्ट या ब्रूअर्स ईस्ट कहते थे वो उसमें डफ बनाती है। फिर हमने देखा साहब और कहां इस्तेमाल करते हैं तो हमने देखा कि हमारे यहाँ साउथ इंडिया जो रीजन है वहां पे एक ट्रेडिशनल ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है टॉडी जो हम ऑब्टेन करते हैं कहां से? सागो पाम से यानी जो हमारा ताड़ का पौधा है उससे ऑब्टेन करते हैं और इसको ट्रेडिशनल ड्रिंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। फिर हमने बोला पनीर या चीज बनाने में इस्तेमाल करते हैं। पनीर या चीज बनाने के लिए देखें तो दो चीजों का जिक्र है। एक तो हमारे यहाँ स्विस चीज का जिक्र है। स्विस चीज को जो बनाता है जिसकी वजह से उसमें छेद पाए जाते हैं स्पेशल सुगंध जो होती है उसकी उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव है दैट इज प्रोपिरोबैक्टीरियम सेरेमनी है। और फिर रॉकफोर्ट चीज की बात करें तो उसके लिए हम फंगस का इस्तेमाल करते हैं और जिसका नाम होता है पेनिसिलम रॉकफोर्टी। तो इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल हम देख रहे होंगे जनरली या समझ पा रहे होंगे कि हम कहीं ना कहीं घरेलू उत्पाद बनाने में इसका यूज हम कर रहे हैं। ये बात तो हो गई कि भैया हमने इन चीजों को घरेलू उत्पाद बनाने में इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हेल्प लिया है जो कि जनरली सबके घरों में इस्तेमाल होता होगा। आई होप यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको या यहां तक कोई समस्या भी नहीं होनी चाहिए। चलिए हमने बात की थी कि चलिए हम घरेलू उत्पाद में तो देखेंगे ही लेकिन इंडस्ट्रीज में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं यानी उद्योगों में भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से उद्योग हैं। हमने घरेलू उत्पाद तो देख लिया, लगभग इन उत्पादों से सब लोग क्या होंगे? परिचित होंगे। एक चीज जरूर याद रखिएगा जो सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी थी उसे बेकर्स ईस्ट या ब्रूअर्स ईस्ट कहते हैं। ये बहुत बार आपके यहां बहुविकल्पीय सवालों में पूछे गए। अच्छा बहुत सारे बच्चे बोलते रहते हैं कि सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराइए या क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराइए, लेकिन मेरा खुद का मानना यह है कि अगर आप थ्योरेटिकली ज्यादा स्ट्रांग हैं, थ्योरेटिकली क्योंकि केवल क्वेश्चन से प्रैक्टिस करिएगा तो हो सकता हो कि अगर क्वेश्चन की भाषा या लैंग्वेज चेंज की जाए तो आपको समझने में थोड़ी हलचल प्रोड्यूस हो जाए एग्जामिनेशन हॉल में कि भैया ये तो बताया ही नहीं सर ने। लेकिन आप थ्योरेटिकली अगर स्ट्रांग रहेंगे, आप चीजों को आप जनरली समझ रहे होंगे तो थोड़ा सा घुमा के ही क्यों ना पूछे कोई आपसे सवाल, आप उसका जवाब दे देंगे। तो आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग रहना है दोस्त। कॉन्सेप्चुअली क्या रहना है? स्ट्रांग रहना है। कोई रटी रटाई बात समझ के नहीं जाना है। अभी तक जो आपने पढ़ा घरेलू उत्पाद, इनमें से कोई ऐसा नाम नहीं था जिससे आप परिचित ना हो। सब लोग परिचित हैं कि पनीर क्या होता है, दही क्या होती है,
इडली क्या होता है, डोसा क्या होता है, ब्रेड क्या होता है, बन क्या होता है, सब लोग परिचित हैं इससे। बस इसके बारे में थोड़ी बातें जोड़ देनी है खुद को कि भैया ये ब्रेड बना, तो क्यूरियसिटी का सब्जेक्ट है। क्यूरियस रहिए कि चलो दूध से दही बना, क्यों बना, भैया ब्रेड इतना फूला हुआ क्यों है, हम तो घर पे रोटी बनाते हैं तो इतना नहीं फूलता है, इडली क्यों फूल गई और क्यों फूलने के लिए हमने इतने देर तक उसे रखा। ऐसा तो है नहीं कि हमने तुरंत बनाया मिक्सचर और तुरंत इडली बन गई, फूल गई, नहीं, कुछ देर के लिए हम उसे रखते हैं, कुछ देर के लिए हम उसे रखते हैं, यानी उस कुछ देर के लिए जो रखा है हमने उसमें कुछ ना कुछ कांड तो हो रहा होगा। यही सब क्यूरियोसिटी का मैटर है, तो बहुत ही आसान है। अब हम देखेंगे कि आखिर में उद्योगों में कैसा इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्री या उद्योग जब जुड़ जाता है किसी चीज से तो उसका बस और बस एक इंडेक्शन होता है या एक चीज होती है बताने की कि अगर हम किसी चीज का लार्ज स्केल प्रोडक्शन करें, बड़ी मात्रा में कोई चीज अगर हम बनाएं तो उसे हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल मेथड। जैसे हमने घरेलू उत्पाद बनाए तो हम घर पे बंद बना लिए एक, तो उसे घरेलू बोल देंगे, पनीर बना लिया, लेकिन हमें क्विंटल में तैयार करना है, मीट्रिक टन में तैयार करना है, तो हम उसके लिए बड़े बड़े उद्योगों में जाएंगे और बड़े बड़े बर्तनों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो उद्योगों में क्या, उद्योग का कहने का मतलब यह है, औद्योगिक जब भी टर्म जुड़ गया आपसे, इसका मतलब होता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, यानी बड़ी मात्रा में अगर हम बनाएं, बड़ी मात्रा मतलब ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में अगर हम बनाएं तो हम उसे बोलते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। आप केमिस्ट्री में भी इन टर्म से वाकिफ होंगे। ठीक है, तो बड़ी मात्रा में हम क्या बनाते हैं, तो अगर हम एग्जांपल लें कि हम इंडस्ट्रियल मेथड में इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कैसे इस्तेमाल करते हैं और कहां कहां क्या क्या चीजें बनाने में इस्तेमाल करते हैं, तो दो चीजें तो आपके जहन में होना चाहिए। एक तो मादक द्रव्य जो होते हैं, मादक द्रव्य, खुशी तो हो गई होगी नाम सुन के, मादक द्रव्य की नाम सुन के खुशी हो गया होगा कुछ लोग को, मादक द्रव्य। और दूसरा जो हमारा होता है प्रतिजैविक, प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक। दोनों के बारे में हम समझेंगे कि मादक द्रव्य कैसे बनता है इंडस्ट्रियल मेथड का इस्तेमाल करते, और प्रतिजैविक कैसे बनाते हैं, मादक द्रव्य कैसे बनाएंगे और प्रतिजैविक कैसे बनाएंगे। तो हम जो औद्योगिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं या औद्योगिक उत्पाद जब बनाते हैं तो हम जो बड़ा बर्तन इस्तेमाल करते हैं उसे हम बोलते हैं किण्वक। क्या बोलते हैं, किण्वक, यानी फर्मेंटर बोलते हैं, फर्मेंटर। और जो प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं किण्वन, यानी फर्मेंटेशन। तो इंडस्ट्रीज में हम फर्मेंटेशन मेथड का इस्तेमाल करके यानी किण्वन मेथड का इस्तेमाल करके, बड़े बड़े किण्वक यानी फर्मेंटर का इस्तेमाल करके हम इन चीजों को बनाते हैं। मादक द्रव्य हो गया जैसे कि, या प्रतिजैविक हो गया, मादक द्रव्य हो गया या प्रतीक जैविक हो गया। तो देखते हैं हम एक एक करके कि हम मादक द्रव्य या प्रतीक जैविक कैसे बनाते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा होगा वो होगा क्या, किण्वक पेय, यानी मादक द्रव्य। जो किण्वक पेय है वो कैसे बना इसको जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ये जो सूक्ष्म जीव हम बोल रहे हैं, तो बेसिकली जब भी हम किण्वक प्रोडक्ट बनाते हैं या किण्वन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं तो इसमें जो इस्तेमाल होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो जनरली क्या होता है, ईस्ट होता है। जनरली क्या होता है, ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं, ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए जस्ट इसके पहले हम बता रहे थे घरेलू उत्पाद बनाने के लिए, तो हमने एक साहब का जिक्र किया था, उस साहब का नाम था सैक्रोमाइसिस सेरीबेसी, सैक्रोमाइसिस सेरीबेसी। हमने बताया था कि साहब को, जो सैक्रोमाइसिस सेरीबेसी हैं, उनको हम बेकर्स ईस्ट या ब्रूवर्स ईस्ट भी बोलते हैं। क्योंकि यहां मादक द्रव्य की बात हो रही है तो ब्रूवर्स ईस्ट की बात करेंगे हम, यानी ये वही ईस्ट है जो इस मादक द्रव्य को बनाने में हेल्प करता है। पढ़ेंगे अगर तो सूक्ष्म जीव विशेष करके ईस्ट का प्रयोग प्राचीन काल से, बहुत पुराने समय से वाइन बनाने में, वियर बनाने में, विस्की बनाने में, ब्रांडी बनाने में, रम बनाने में, ऐसे पेय पदार्थों को बनाने के लिए किया जाता रहता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वही ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरीबेसी
जो सामान्यतः ब्रीवर्स ईस्ट के नाम से जाना जाता है, उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? तो फलों के द्वारा, फलों के रसों के द्वारा, इन तमाम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके, इन तमाम चीजों का इस्तेमाल करके हम जो भी ऐसे मादक पेय पदार्थ या जो भी प्रतिजैविक बनाना होता है उसको बनाएंगे। तो पहले हम किण्वन पेय के बारे में समझते हैं कि आखिर में जो किण्वित पेय होता है वो कितने तरह का होता है, तो थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में। अच्छा, हम किण्वित पेय या मादक द्रव्य की बात करें, किण्वित पेय या मादक द्रव्य की बात करें तो ये दो विधियों से बनाई जाती है, दो विधियों का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सिंपल में पढ़ने का हम सोच रहे हैं। दो विधियों का इस्तेमाल करते हैं, एक जिसमें हम आसवन विधि का इस्तेमाल करते हैं और एक बिना आसवन के हम जो बनाते हैं, यानी एक डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करके और एक विदाउट डिस्टिलेशन के। दोनों में अंतर समझ लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे हैं जो डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनते हैं या कौन कौन से ऐसे हैं जो विदाउट डिस्टिलेशन प्रोसेस या बिना आसवन के बनते हैं। एक आसवन के द्वारा बना हुआ, पहले आसवन के द्वारा बना हुआ जो है, आसवन के द्वारा बना, देखेंगे कि आसवन के द्वारा हमने क्या बनाया, और एक बिना आसवन के, बिना आसवन के। एक में हमने आसवन का इस्तेमाल किया यानी डिस्टिलेशन का इस्तेमाल किया है, और एक बिना आसवन का। एक आसवन प्रोसेस का इस्तेमाल करके और एक बिना आसवन के, एक डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे एक में, और एक में डिस्टिलेशन प्रोसेस का इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे। अगर हम डिस्टिलेशन प्रोसेस की बात करें यानी आसवन की बात करें, तो ऐसे कौन कौन से मादक द्रव्य हैं जो डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू बनते हैं, तो उनकी चर्चा अगर हम करें, उनकी अगर हम चर्चा करें और जानने की कोशिश करें कि कैसे बनता है, तो जैसे आपने सुना होगा रम, रम सुना होगा, सुन के अच्छा भी लगा होगा। रम सुना होगा और सुन के अच्छा भी लगा होगा, मुंह में पानी भी आया होगा, ठंडी का दिन भी चल रहा है, टेंशन ना लीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ठीक है, रम हो गया, विस्की हो गया, क्योंकि पिछले अध्याय में ही हमने इससे होने वाली समस्याओं का जिक्र किया था, इससे होने वाली समस्याओं का जिक्र किया था। ब्रांडी का नाम सुना होगा आपने, ब्रांडी का नाम सुना होगा, और वोडका का नाम सुना होगा। सॉरी, वोडका का नाम सुना होगा। एक मिनट, ये जो हमारे पास मादक द्रव्य हैं, इनको बनाने के लिए हम आसवन प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, यानी डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू इन मादक द्रव्यों को हम बनाते हैं। अब बात आई कि भैया मादक द्रव्य तो डिस्टिलेशन प्रोसेस से ए बन गए, तो बिना डिस्टिलेशन का हम क्या बनाते हैं? तो बिना डिस्टिलेशन के बनने वाला जो पदार्थ होता है उसे हम बोलते हैं वाइन। नाम सुना होगा, वाइन। दूसरा नाम सुना होगा, बियर। और अभी तीसरे का जिक्र हुआ था, हमने बताया था कि साउथ इंडिया का एक ट्रेडिशनल ड्रिंक होता है जिसे बोलते हैं टोडी, जिसे कि हम सागो पाम यानी ताड़ के पेड़ से ऑब्टेन करते हैं। तो ये जो होते हैं वो आसवन प्रक्रिया के द्वारा नहीं बनाए जाते। तो अगर आपसे पूछा जाए आपके बहुविकल्पीय सवालों में कि इनमें से कौन से मादक द्रव्य ऐसे हैं जिसमें हम आसवन प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, या कौन से मादक द्रव्य ऐसे हैं जिसमें हम बिना आसवन प्रक्रिया को जिसको हम बनाते हैं, तो आप इससे समझ सकते हैं कि यही किण्वित पेय है जिसको हम फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू बना तो रहे हैं, लेकिन किसको आश्वित कर रहे हैं और किसको आश्वित नहीं कर रहे हैं। इसको हम डिवाइड करें अगर, तो जो हमारा आसवन के द्वारा बनाया गया है वो रम है, विस्की है, ब्रांडी है और वोडका है। फिर हम देखें कि बिना आसवन के किसको बना रहे हैं, तो इसकी अगर हम बात करेंगे तो बिना आसवन का बना हुआ जो है वाइन है, बियर है और टोडी है। इसका जिक्र आपके बुक में किया गया है, और जिक्र आप काफी बड़े हो चुके हैं उम्र में, आप समाज की अच्छाई बुराई सब जानते होंगे। तो आप जिस चीज की बुराई जानते हैं उसके बारे में जानने में क्या दिक्कत है? हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि शराब से या
जो हमारे ड्रग्स थे उनके इस्तेमाल से क्या क्या समस्याएं, क्या क्या सामाजिक कुरीतियां फैल रही हैं, लेकिन इनके बारे में जानना जरूरी है कि ये कैसे बनते हैं। थोड़ा सा और जानने की कोशिश करें तो रम जो है मोलासेस से बनता है, विस्की जो है फलों से बनती है। ये तमाम खाने वाली चीजों के किण्वन प्रोसेस के तहत ही हम बनाते हैं, लेकिन किसी को हम डिस्टिलेशन के थ्रू गुजारे और किसी को डिस्टिलेशन के थ्रू नहीं गुजारे, यानी किसी को आश्वित हमने किया और किसी को आश्वित नहीं किया। तो ये हमारे मादक द्रव्य रहे जिनका हम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करते हैं। दूसरा हमारे पास आएगा प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक। प्रतिजैविक, इसको भी हम इंडस्ट्रियल मेथड से बनाते हैं। और प्रतिजैविक की बात करें तो प्रतिजैविक क्या होता है 20वीं शताब्दी का यह सबसे बड़ा वरदान रहा प्रतिजैविक बनना। 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी खोज मानी जाती है प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक का सर्च, यानी प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक का सर्च करना। किसने किया था भैया? कौन सा ऐसा था इंसान जो प्रतिजैविक बनाया? तो प्रतिजैविक बनाने की बात करें अगर हम, तो आपने कहानी सुनी होगी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की। पहले इस कहानी को जान लेते हैं, फिर इस बात पे हम आएंगे। ये जो थ्योरी लिखी हुई है इस बात पे बाद में आएंगे, लेकिन एक कहानी समझ लेते हैं। एक कहानी समझ लेते हैं कि भैया प्रतिजैविक की खोज हुई कहां से। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब जो थे अपने लैब में काम कर रहे थे, अपने लैब में काम कर रहे थे, अपने लैब में काम कर रहे थे। किस पे भैया? स्टिफाइलोकोकस पे। स्टिफाइलोकोकस पे काम कर रहे थे। स्टिफाइलोकोकस पे काम कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि जो भी कल्चरल मीडिया इस्तेमाल करते थे, मान लीजिए ऐसे प्लेट्स होती हैं, आपने भी डिस्क देखा होगा अपने लैब में अगर गए होंगे कभी इत्तेफाक से, तो इत्तेफाकी हुआ होगा, तो लैब में जाएंगे तो देखेंगे हम ऐसे ऐसे डिस्क का इस्तेमाल करते हैं जिसपे हम कल्चरल मीडिया रखते हैं। जो भी कल्चर, जिस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रो कराते हैं हम, उसका एक अपना स्पेशलाइज्ड कल्चरल मीडिया होता है। जब उस कल्चरल मीडिया पे स्टिफाइलोकोकस को ग्रो करा रहे थे तो इन्हीं के लैब में एक जो कल्चरल मीडिया के लिए जो डिस्क इस्तेमाल करने वाले थे वो थोड़ा सा गंदा था, यानी बहुत दिनों से धुला नहीं था, तो उस पर मोल्ड बन गए थे, यानी दाग लगा हुआ था, थोड़ा सा गंदा दिख रहा था। तो उन्होंने देखा कि बाकी डिस्क पे स्टिफाइलोकोकस की कॉलोनी सिंपली ग्रो कर रही है, आराम से ग्रो कर रही है, लेकिन जो माउल्ड लगा यानी जो गंदा डिस्क था उसके कल्चरल मीडिया पे स्टिफाइलोकोकस ग्रो नहीं कर रही है। थोड़ा सा क्यूरियस हुए और ये जानने की कोशिश किए कि आखिर में इस गंदे डिस्क पे ऐसा क्या है जिसकी वजह से स्टिफाइलोकोकस जो है ग्रो नहीं कर रही है, जिसकी वजह से स्टिफाइलोकोकस उस गंदे डिस्क पे ग्रो नहीं कर पा रही है, इवन कल्चरल मीडिया दिया गया तब भी। तो फिर उन्होंने देखा कि जो मोल्ड बना हुआ है वो उस पे फंगस लगा, जो मोल्ड बना हुआ है, जो माउल्ड बना हुआ है उस पे फंगस यानी कवक डेवलप किया है। और कौन सा कवक था भैया? तो नाम था उसका पेनिसिलम नोटेटम। पेनिसिलम नोटेटम, पेनिसिलम नोटेटम, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, पेनिसिलम नोटेटम जो था नामक कवक ग्रो किया था उस माउल्ड यानी उस प्लेट पे जो कि गंदा था। और इस पेनिसिलम नोटेटम, डेफिनेट सी बात है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाता होगा एक कवक जिसकी वजह से ये जो स्टिफाइलोकोकस है वो ग्रो नहीं कर पाते होंगे। एक बात तो सीधी समझ में आ रही है कि पेनिसिलम नोटेटम और स्टिफाइलोकोकस दोनों क्या है? सूक्ष्म जीव हैं, दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली ये भी है कि पेनिसिलम नोटेटम कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जो स्टिफाइलोकोकस को ग्रो नहीं कर रहा है, करने दे रहा है। तो जो प्रोडक्ट बना उसी को प्रतिजैविक हम समझ सकते हैं यहां पे, क्योंकि हम डिफाइन करना चाहते हैं कि बेसिकली जिसे हम प्रतिजैविक बोल रहे हैं वो होता क्या है। जिसे हम प्रतिजैविक बोल रहे हैं यानी एंटीबायोटिक जो बोल रहे हैं वो होता क्या है। तो इस बात से, इस कहानी से एक बात तो पक्का पता चला कि जो हमारा पेनिसिलम नोटेटम है वो कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जिसकी वजह से ये जो स्टिफाइलोकोकस की कॉलोनी थी वो ग्रो नहीं कर पा रही है। तो जो भी प्रोडक्ट बना उसको हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने नाम दिया पेनिसिलिन। पेनिसिलिन।
आपने भी पढ़ा होगा कि पेनिसिलिन को हम फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक कहते हैं, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक कहते हैं। एक बात और, अगर इसको हम डिफाइन करें कि एंटीबायोटिक क्या होता है, तो सूक्ष्म जीवों के द्वारा बना हुआ वह प्रोडक्ट जो सूक्ष्म जीव के ग्रोथ को रोक दे या सूक्ष्म जीवों को मार दे, यानी एक सूक्ष्म जीव द्वारा बना हुआ वह प्रोडक्ट जो एक सूक्ष्म जीव के ग्रोथ को रोकता हो या उसे खत्म कर देता हो, तो उसे ही तो हम प्रतिजैविक कहेंगे। यानी एंटी मतलब जो होने ना दे, बायोटिक मतलब जीवित चीजों को, जीवित चीजों को जो ग्रो ना होने दे। तो हमने प्राप्त क्या किया, इससे पेनिसिलिन प्राप्त किया, पेनिसिलम नोटेटम से, जो प्रतिजैविक की तरह काम कर रहा था। यानी जो हम प्रतिजैविक बोल रहे हैं, प्रतिजैविक्स आर यानी एंटीबायोटिक्स आर द प्रोडक्ट विच प्रोड्यूस्ड बाय अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर किल इट। या तो उनके ग्रोथ को रोकता है या उनको मार देता है। यानी प्रतिजैविक हमने जो देखा, या पेनिसिलिन जो देखा, जो सबसे फर्स्ट डिस्कवर्ड हमारा क्या था, हमारा एंटीबायोटिक था। यहां तक कोई समस्या? इसकी कहानी भी समझ में आई होगी, कहानी समझ में आ गई। चलिए, बात यहां तक नहीं रुकी, बात दो साइंटिस्ट और थे, अर्न्स्ट चेन थे, दो साइंटिस्ट और थे, और होवार्ड थे। तो हुआ क्या कि जो फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस पेनिसिलिन को जो भी सिपाही जख्मी होते थे उन पे इस्तेमाल किया गया। तो बड़े रूप से जो सिपाही थे उनका घाव जो है भर गया, वो सही हो गए। तो जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, वैसे ही इन तीनों साइंटिस्टों को, किसको, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अर्न्स्ट को और होवार्ड को 1945 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया। एक बात तो समझ में आ गई कि प्रतिजैविक वही प्रोडक्ट है जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव से बने, और उनका इस्तेमाल हमने किसी पर्टिकुलर टाइप के सूक्ष्म जीव के ग्रोथ को रोकने के लिए किया या मारने के लिए किया। इस बात का इस्तेमाल सबसे पहले, इस बात को सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा, इसलिए प्रतिजैविक का जो जनक है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी एंटीबायोटिक के जो जनक हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को बोलते हैं। यहां तक कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं, तो जस्ट 1 मिनट। अब जो हमारा देखते हैं इस कहानी को, तो हमें प्रतिजैविक तो बात समझ में आ गई। अब प्रतिजैविक की जो हमने थ्योरी देखी थी वो देखें अगर, तो सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रतिजैविक का उत्पादन 20वीं शताब्दी के अत्यंत ही महत्वपूर्ण खोज मानी जाती है। मानव समाज के कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है प्रतिजैविक की खोज। एंटी का ग्रीक शब्द है क्या, खिलाफ, और जैविक का मतलब जीवन, यानी जीवन के खिलाफ। ये सारी बातें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और समझ भी चुके हैं कि कैसे और किसके जीवन के खिलाफ और किसके द्वारा बनाया गया। ठीक है, अब जब हम तीसरा आइटम पढ़ने वाले हैं, जो तीसरा आइटम पढ़ने वाले हैं कि कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जिनके रसायन या जिनसे प्रोड्यूस एंजाइम या जिनसे प्रोड्यूस जैव सक्रिय अणु का इस्तेमाल भी हम अपने डेली लाइफ में करते हैं। हम उन्हीं रसायन को या उन्हीं एंजाइम्स को या उन्हीं सक्रिय अणु के बारे में जानने वाले हैं। तो हम एक एक करके अगर जाने, क्योंकि हमें बुक इस लैंग्वेज पे नहीं ज्यादा ध्यान देना है, हमें अपनी सोच समझ पे ध्यान देना है। जैसे आपको पता होगा, अभी हमने बताया, अभी हमने जिक्र किया कि जो लैक्टोबैसिलस है, लैक्टोबैसिलस जो है वो क्या बनाता है, लैक्टोबैसिलस बनाता है हमारा लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। अभी तो हम कौन कौन से रसायन बनते हैं या कौन कौन से हम रासायनिक पदार्थ ऑब्टेन करते हैं इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उसका जिक्र कर रहे हैं। जैसे एसिटोबैक्टर एसिटी हो गई,
एसिटोबैक्टर एसिटी, इससे हम प्राप्त करते हैं क्या, एसिडिक एसिड। एसिटोबैक्टर एसिडिक से हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, एसिडिक एसिड। फिर हमारे पास एक फंगस है एस्परजिलस नाइगर, क्या है, फंगस है, बात लिख लीजिएगा, यानी कवक है, कवक। जैसे हमने लैक्टोबैसिलस लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड प्राप्त किया, या एसिटोबैक्टर एसिडी से क्या प्राप्त किया, एसिडिक एसिड, वैसे एस्परजिलस नाइगर यानी जो फंगस है उससे हम ऑब्टेन करते हैं क्या, सिट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड कहते हैं, जिसका हम वेरियस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, सिट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड ऑब्टेन किया हमने। ऐसे ही और भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनका जिक्र किया गया है, लाइक कोलिस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम। कोलिस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम का इस्तेमाल किया गया होगा ब्यूटाइरिक एसिड ऑब्टेन करने के लिए, कोलिस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम। ब्यूटाइरिक एसिड ऑब्टेन करने के लिए। ये तो तमाम रसायन हो गए जो हम सूक्ष्म जीवों से प्राप्त करते हैं, ये तमाम रसायन हो गए। एक बार ध्यान से देख लीजिए, लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड प्राप्त किया हमने, एसिडोबैक्टर एसिडी से एसिडिक एसिड प्राप्त किया, एस्परजिलस नाइगर जो कि फंगस है उससे हमने सिट्रिक एसिड प्राप्त किया, कोलिस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकम से हमने क्या प्राप्त किया, ब्यूटाइरिक एसिड प्राप्त किया। अब हम बात करें कि अभी तो हमने रसायन देखा, फिर एंजाइम्स का जिक्र कि कौन कौन से एंजाइम्स हैं। तो एंजाइम्स की बात करें, तो एंजाइम्स की बात करेंगे तो पेप्टाइडेजेज होंगे हमारे पास, लाइपेजेज होंगे हमारे पास। लाइपेजेज की बात कर लें, लाइपेजेज का नाम सुना होगा, तो नाम से ही पता चल रहा है लाइपेजेज जो होते हैं वो वसा को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। वसा को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। तो मान लीजिए अगर कहीं दाग लग गई हमारे कपड़े पे, तेल गिर गया, तो तेल का दाग कैसे हम खत्म करेंगे, तो हम लाइपेजेज का इस्तेमाल अपमार्जक के तौर पे करते हैं, अपमार्जक के तौर पे। और अपमार्जक के तरीके पे जब हम इस्तेमाल करते हैं इसका, तो ये वसा से लगे दाग को, वसा से लगे दाग को खत्म करता है। वसा से लगे दाग के लिए हम लाइपेजेज का इस्तेमाल करते हैं। अगर कहीं तेल का दाग लग गया तो हम लाइपेजेज का इस्तेमाल अपमार्जक की तरह से करके क्या कर सकते हैं, हम वसा के लगे दाग को हटा सकते हैं। फिर हमारे पास प्रोटीएजेज हो गया, जो प्रोटीएजेज जो होते हैं उनका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, जो बोतल में भरा हुआ, जो हम जूस पीते हैं अक्सर आए दिनों में, ट्रॉपिकाना, ये तमाम चीजें, तो जो बॉटल्ड जूस होता है उसको फ्रेश रखने में, उसको साफ रखने में, बोतल के जूस को साफ रखने के लिए हम प्रोटीएजेज का इस्तेमाल करते हैं। बोतल के जूस को साफ रखने में हम किसका इस्तेमाल करते हैं भैया, तो प्रोटीएजेज का इस्तेमाल करते हैं बोतल के जूस को साफ रखने के लिए। ये तो हमारे क्या हो गए, एक तो हमारा लाइपेज हो गया जिसको हमने अपमार्जक के तौर पे इस्तेमाल किया, दूसरा हमारा प्रोटीएज हो गया जिसको बोतल के जूस को साफ रखने के लिए इस्तेमाल किया, और तीसरा हमारे पास स्ट्रिप्टोकाइनेज होता है, स्ट्रिप्टोकाइनेज होता है। स्ट्रिप्टोकाइनेज का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं भैया, तो रक्त वाहिका में थक्का, रक्त वाहिका में अगर थक्का बन रहा हो तो थक्का बनने से रोकने में, थक्का बनने से रोकने के लिए हम इस एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। तो तीन तो हमने एंजाइम का इस्तेमाल लगभग देख लिया जो कि एनसीईआरटी में आपके जिक्र है। लाइपेजेज का अपमार्जक की तरह इस्तेमाल करते हैं और वसा से लगने वाले दागों को क्या करते हैं, खत्म करते हैं। दूसरा हम देखें प्रोटीएजेज का इस्तेमाल, तो बोतल के जूस, जो बोतल में रखे हुए जूस प्रिजर्व करके हम रखते हैं, तो उसको क्लियर रखने में इस्तेमाल या उसको साफ रखने में इस्तेमाल किए जाते हैं। तीसरा हमारे पास है स्ट्रिप्टोकाइनेज एंजाइम,
स्ट्रिप्टोकाइनेज एंजाइम जो रक्त वाहिकाएं हमारी रक्त कैरी करती हैं, रक्त ले जाती हैं, उसको थक्का बनने से रोकने में इसका इस्तेमाल होता है। अब हम जैव सक्रिय अणु देख लें। तीसरा हमारे पास पार्ट था, या तीसरा जो था क्या था, जैव सक्रिय अणु कौन कौन से हैं? जैव सक्रिय अणु, जैव सक्रिय अणु, जैव सक्रिय अणु की बात कर लें कि भैया हमारे पास जैव सक्रिय अणु कौन कौन से हैं, तो नाम सुना होगा साइक्लोस्पोरिन, नाम सुना होगा साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए। जैव सक्रिय अणु में हम दो चीजों का नाम सुनेंगे, साइक्लोस्पोरिन ए का और स्टैटिन का, दोनों का जिक्र भी कर लेंगे, दोनों को देख भी लेंगे कि किस चीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। साइक्लोस्पोरिन ए हो गया और स्टैटिन हो गया। तो जो साइक्लोस्पोरिन ए और स्टैटिन है, ये जैव जो सक्रिय अणु है, इनका भी इस्तेमाल करते हैं हम। तो जो जो साइक्लोस्पोरिन ए है, जो साइक्लोस्पोरिन ए है, इसको हम इम्यून सप्रेसिव यानी प्रतिरक्षा निरोधक, ये दवा की तरह इस्तेमाल होता है। प्रतिरक्षा निरोधक यानी इम्यून सप्रेसिव की तरह इस्तेमाल करते हैं। भी हम समझ लेते हैं कि प्रतिरक्षा निरोधक होता क्या है, यानी इम्यून सप्रेसिव ड्रग क्या होते हैं। इम्यून सप्रेसिव ड्रग क्या होते हैं? सिंपल सी बात है कि अगर हमारे अंदर कोई आर्गन लगाया गया, सपोज करिए किसी बंदे का किडनी खराब हो गया, तो जब किडनी खराब हो गया तो हम क्या करेंगे, उस बंदे में किसी दूसरे की किडनी लगाएंगे। जब किडनी लगाएंगे तो हमारे शरीर में जो रिएक्शन होगा, जो प्रतिरक्षा बनेगी, जो प्रतिरक्षक बनेंगे, वो क्या करेंगे, उस किडनी को हमेशा रिप्रेस करना चाहेंगे, यानी रिजेक्ट करना चाहेंगे। तो सिंपल सी बात है, उस बंदे को किडनी की जरूरत है, या हमने कोई आर्गन ट्रांसप्लांट किया है, तो उस बंदे में जो भी आर्गन की जरूरत होगी, जिस भी अंग की जरूरत होगी, उसको हमने दूसरे से लेके ट्रांसप्लांट किया, जिसका मैच किया था मैक्सिमम। लेकिन क्या होगा, उस दौरान हमारे बॉडी के प्रतिरक्षी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो जगेगी और उसको क्या करेगी, रिजेक्ट करने की कोशिश करेगी। रिजेक्ट करने की कोशिश जब करेगी तो हम जो साइक्लोस्पोरिन ए है, बेसिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं, तो कौन से किससे ऑब्टेन करते हैं भी जान लें, चलिए तो जान लेंगे। लेकिन जो साइक्लोस्पोरिन ए है उसको हम किसकी तरह इस्तेमाल करते हैं, इम्यून सप्रेसिव ड्रग की तरह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इम्यून सप्रेसिव ड्रग की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं। किससे ऑब्टेन करते हैं, ट्राइकोस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से ऑब्टेन करते हैं इसके, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम है, जिससे हम साइक्लोस्पोरिन ए प्राप्त करते हैं, जिसको हम इम्यून सप्रेसिव ड्रग यानी प्रतिरक्षा निरोधक दवा की तरह इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हमारे पास स्टैटिन है। तो स्टैटिन क्या करता है, रक्त में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को क्या करता है, कम करता है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को क्या करता है, कम करता है, या बोले तो कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को रोकता है, कम करता है। ये जो सभी प्रोडक्ट हमने जिक्र किया, ये सभी प्रोडक्ट हम किससे ऑब्टेन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट चीजों में हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइक अगर हम बात करें तो लैक्टोबैसिलस हमने देखा था किससे ऑब्टेन किया था। फिर एक्सोबैक्टर एसिडिस से हम एसिडिक एसिड यानी सिरका बनाते हैं। एस्परजिलस नाइगर से सिट्रिक एसिड, जो कि हम डिफरेंट टाइप के फूड सप्लीमेंट में इस्तेमाल करते हैं, फूड में। कोलिस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम से हम ब्यूटारिक एसिड ऑब्टेन कर रहे हैं, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बना हुआ प्रोडक्ट है। लाइपेजेज, जिसको हम अपमार्जक की तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रोटीएजेज, जिसको बोतल के जूस को साफ रखने में इस्तेमाल कर रहे हैं। या स्ट्रिप्टोकाइनेज, जिसको रक्त वाहिकाओं में थक्का बनने से रोकने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। या बात करें जैव सक्रिय अणु के रूप में तो हम साइक्लोस्पोरिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इम्यून सप्रेसिव ड्रग या प्रतिरक्षा निरोधक ड्रग दवा की तरह हम इस्तेमाल करते हैं। ऑब्टेन किससे कर रहे हैं, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से, इसलिए बताया क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। फिर स्टैटिन की बात करेंगे तो ब्लड में यानी रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है, या कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को क्या करता है, रोकता है। तो हमने जो अभी तक पढ़ा उसमें तीन चीजें तो पढ़ ली,
कि भैया इन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको हम बोल रहे हैं, जो सूक्ष्म जीव बोल रहे हैं, उन सूक्ष्म जीवों का हम घरेलू क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा देखा हमने कि इंडस्ट्रियल लेवल पे यानी मादक द्रव्य बनाने में या हम प्रतिजैविक बनाने में कैसे इसका इस्तेमाल कर रहे थे। फिर हम तीसरा देख रहे हैं कि जैव सक्रिय अणु, जो कि रासायनिक भी हो सकते हैं, रासायनिक तरीके से भी जिसका इस्तेमाल करते हैं, जिसको एंजाइम के तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं, या जिसको जैव सक्रिय अणु की तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं। यहां पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों का हम यूज कर रहे हैं। और भी कौन कौन सा फील्ड है भैया जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल हम करते हैं? तो और फील्ड की बात करें तो वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव। वाहित मल उपचार क्या होता है, पहले इस कहानी को समझ लेते हैं। वाहित मल उपचार होता क्या है, इस कहानी को समझ लेते हैं, और इस चीज को हम एक डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे, जो कि एनसीईआरटी में थोड़ा सा स्पेशल डायग्राम यानी ऊपर से लिया गया डायग्राम दिखाया गया है वाहित मल जो प्लांट है उसका। तो वाहित मल प्लांट होता क्या है बेसिकली, मान लीजिए कि इसको थोड़ा समझते हैं कि वाहित मल प्लांट है क्या, या हम कैसे उसको ट्रीट करते हैं, या उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या भूमिका होती है। इसी बात को हमें समझना है, तो हम इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले हम वाहित मल होता क्या है इसको जान लें। वाहित मल क्या होता है इस बात को हम समझेंगे पहले। तो मान लीजिए आप देखते होंगे अपने आसपास पड़ोस में बहुत सारे अपने घरेलू जो भी कचरा गंदगी होगी वो निकलती होगी, नालियों में जाती होगी, नालियों के थ्रू बड़े नालों में जाता होगा, नालों से फिर जो कनेक्टिंग उसकी नदियां होंगी उसमें जाता होगा, इस तरह से करके एक चैनल बना होगा। तो वैसे ही म्युनिसिपल वेस्ट जो होता है, म्युनिसिपल वेस्ट मतलब मान लीजिए ये तो आपके घर का कचरा रहा, ऐसे मोहल्ले से पूरा कचरा गया, बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी हैं जो अपना कचरा वाहित मल निकालती हैं। तो क्या इन सभी वाहित जो चीजें जो भी निकल रही है गंदगी, उसको हम अपने नदियों में अगर डालते जाएं तो क्या नदियों का पानी स्वच्छ रह जाएगा? और नदियों के पानी को स्वच्छ रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं वाटर साइकिल के थ्रू रिसाइकिल होके हमारे पास ही पहुंचना है, तो उसको स्वच्छ रखना हमारा अपना धर्म होता है। उसको स्वच्छ रखना हमें हमारा अपना धर्म है। और जितना ही वेस्ट मटेरियल पानी में जाएगा उतना ही बीओडी यानी बायोकेमिकल डिमांड जो है बढ़ता चला जाएगा। और बायोकेमिकल डिमांड ये दिखाता है किसी भी वाटर का कि वो कितना ज्यादा प्रदूषित है। तो हम एक ऐसा क्या करें कि अगर घर से निकलने वाला या इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो कचरा या पानी है वो स्वच्छ होकर हमारे नदियों में मिले, या कुछ हद तक तो हम उसे स्वच्छ बना के नदियों में डालें, या ऐसे पूरा कचरा डाल दें। देखा होगा इसके तहत गंगा एक्शन प्लान, गंगा नदी को साफ रखने के लिए, यमुना एक्शन प्लान, ये तमाम गवर्नमेंट ने, सरकारों ने हमारे तमाम चरण लिए, तमाम स्टेप्स, तमाम प्लान्स बनाए। तो आखिर में हम जो हमारा एक वाहित मल है उसको हम कैसे ट्रीट करें, कैसे सही करें, और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहां हम इस्तेमाल करते हैं, कहां यूज करते हैं, इस बात को हम जानने की कोशिश करते हैं। तो जो हम ट्रीटमेंट प्लांट इस्तेमाल करते हैं, जो इसको यूज करने के लिए प्लांट इस्तेमाल करते हैं, उसे हम बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं इसको। हम डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत टफ नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है। और बहुत इंटरेस्टिंग है अगर तो इंटरेस्ट से ही पढ़ेंगे, क्योंकि जब डायग्रामेटिकली आप समझ जाएंगे चीजों को तो आपके लिए क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगा कि आप उसे कनेक्ट कर पाए, आप उसे क्या करें, कनेक्ट कर पाए। तो इसको वेरियस स्टेजेज में हम, जो भी म्युनिसिपल वाटर है, जो सीवेज वाटर जिसे हम कह रहे हैं, कई स्टेजेस से गुजारते हैं अपने नदियों तक पहुंचने के लिए। उन्हीं स्टेजेस की चर्चा करनी है हमें। लेकिन हम अभी चर्चा जो करेंगे वो केवल बोर्ड लेवल पे, ताकि आप कनेक्ट कर सकें। क्योंकि जब थोड़ा सा डीप जाएंगे, नीट के लिए पढ़ेंगे, तो हो सकता हो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ जाता है आपके बोर्ड के कंपैरिजन में, तो थोड़ा सा वहां स्टैंडर्ड स्टाइल से पढ़ते हैं। लेकिन अभी जो आपके लिए जरूरी है उतना अगर हम समझने की कोशिश करें, उतना हम समझने की कोशिश करें कि आप कम से कम एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें अपनी समझ से कि आखिर में सीवेज वाटर ट्रीटमेंट हम करते कैसे हैं। तो मान लीजिए ये सीवेज वाटर लिया हमने, यहां हमने कोई ऐसा कलेक्शन सेंटर बनाया है, सपोज करिए कि जहां पे जितना किसी शहर का पॉल्यूटेंट या सीवेज वाटर है वो आ रहा है।
मान लीजिए हमने लिख दिया ये सीवेज वाटर है, सीवेज वाटर है, बहुत प्यार से समझिएगा। या म्युनिसिपल वाटर है, म्युनिसिपल पॉल्यूटेंट है, हमने ले लिया यहां पे, कोई समस्या नहीं। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए एक बनाते हैं निस्पंदन फिल्ट्रेशन टैंक, टैंक बनाते हैं, निस्पंदन टैंक बनाते हैं। देखते हैं कैसा होता है निस्पंदन टैंक भैया हमारा। तो हमने क्या किया, एक टैंक बनाया ऐसे, एक ऐसा टैंक बनाया। बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि लिखने का आइटम बहुत कम है इसमें, समझ लेंगे चैप्टर को तो बहुत आसानी से आप आंसर कर पाएंगे। डायग्राम के थ्रू समझ लेंगे तो और आसानी से उत्तर दे पाएंगे आप। निस्पंदन टैंक बनाया, फिल्ट्रेशन टैंक बनाया, एक फिल्टर करना है हमें कुछ। तो इसमें क्या किया, हमने फिल्म लगा दी, फिल्म या स्क्रीन बोल दें, फिल्म मतलब हम समझिएगा पिक्चर लगा के देख रहे हैं, स्क्रीन लगा दी, एक स्क्रीन लगा दी हमने एक, ठीक है। और जो हमारा सीवेज वाटर है, जो हमारा सीवेज वाटर आया है, म्युनिसिपल वाटर आया है, हम पहले इसका प्राथमिक उपचार कर रहे हैं। प्राथमिक उपचार मतलब प्राइमरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं भैया, तो हम इस सीवेज वाटर को भेज रहे हैं इसमें, अपने फिल्ट्रेशन टैंक में, अपने फिल्ट्रेशन टैंक में भेज रहे हैं। अच्छा, इसमें हमने लगा रखी एक फिल्म। इस सीवेज वाटर में आप देखेंगे कि बहुत सारे कूड़ा कचरा गंदगी होती है। तो जो बहुत सारा कूड़ा कचरा गंदगी है इस सीवेज जो हमारे प्राइमरी इसमें पहुंचा है, ट्रीटमेंट में पहुंचा है, तो सिंपल सी बात है, इसे हम लिख दें प्राइमरी, ताकि आप समझते रहेंगे साथ साथ में, प्राइमरी ट्रीटमेंट कर दें। तो इस सीवेज वाटर में हम देखेंगे जब हम भेजेंगे तो हमने एक स्क्रीन लगा रखी है, एक जाली लगा रखी है समझ लीजिए। तो जाली लगा रखी है तो जो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे उन्हें तो हम रोक लेंगे ना जाली के तहत, उन्हें हम रोक लेंगे कि नहीं। छन्नी लगा दिया दोस्त, छन्नी लगा दिया। तो चाय छन्नी, जब चाय छन्नी से चाय छानते हो तो देखते हो कि नहीं चाय पत्ती रुक जाती है उसी में। तो हमारा पर्पज क्या होता है, मैं चाय पत्ती थोड़े पीना, चाय पीना है। उसी तरह कूड़ा मान लीजिए, कूड़े वाला पानी गया, तो हम क्या करते हैं, बड़े बड़े जो ऐसे डस्ट पहुंचे हैं, बड़ी बड़ी जो चीजें पहुंच गई उस पानी में, उसको हमने फिल्ट्रेशन या फिल्म के थ्रू छान लिया। सिंपल सी बात है, बड़े बड़े होंगे, जितना ही बड़े होंगे उतना ही नीचे सेटल डाउन होते चले जाएंगे। कोई समस्या, कोई समस्या यहां पे नहीं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इसको हमने क्या किया, छान लिया, प्राइमरी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। फिर हमने एक और टैंक बनाया, टैंक का कलर बदल देते हैं। फिर हमने एक और टैंक बनाया, चलिए हमने इसको ऐसे बना लिया। और जो भी इसके द्वारा ऊपर वाला जो था, जो पानी होगा, वो तो सिंपल सी बात है, ये तो गंदगी तो छन जाएगी इधर, गंदगी। चलिए थोड़ा सा माहौल बना देते हैं आपका, समझ में आ जाए। मान लीजिए हमने कहा कि गंदगी छन गई, गंदगी क्या हुई भैया, छन गई। तो यहां तो इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ फ्रेश जो भी वाटर होगा उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, वही होगा। अब जब हमने बड़े बड़े कचड़े हटा लिए वहां से, तो हम क्या करेंगे, इस वाटर को इस वाले टैंक में ले जाएंगे, ले जाएंगे। कोई समस्या, कोई समस्या, ले जाएंगे तो नहीं। जिसमें क्या होते हैं, सुपर नेटेंट होते हैं, मतलब जो हल्के होंगे वो ऊपर रह जाएंगे, जिसे हम प्लावी बोलते हैं, प्लावी या सुपर नेटेंट। यानी इस छानने के प्रोसेस के बाद जो भी यहां पे पानी गया होगा उसमें कचरा तो रहा होगा, लेकिन जो बड़े पार्टिकल्स होंगे वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे कि नहीं, और जो छोटे होंगे वो पानी के सरफेस पे ही होंगे, जिसे हम प्लावी कह रहे हैं। यहां तक कोई समस्या, यहां तक कोई समस्या नहीं, प्लावी में ले गए। फिर हमने क्या किया, इसको एक और टैंक से गुजारा। कैसे भैया, तो वायुवीय टैंक से गुजारा। थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है वायुवीय टैंक। हमने एक यहां एक और डिवाइस लगाई है,
और यहां से हम कॉन्टिन्यूअसली इसमें क्या दे रहे हैं, एयर ब्लो कर रहे हैं, हवा दे रहे हैं, एयर ब्लो कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, जो भारी होंगे वो नीचे सेटल डाउन हो गए होंगे, भारी वाले नीचे सेटल डाउन हो गए होंगे कि नहीं, हो गए होंगे ना, पक्का हो गए होंगे। तो हमने क्या किया, प्लावी दिया, प्लावी को क्या किया, उसमें ले गए होंगे, यानी ए वाला पार्ट जो है इसमें गया होगा, गया होगा, गया होगा कि नहीं गया होगा, गया होगा, यस, हाँ गया होगा। अब प्लावी जब हम एयर दे रहे हैं कॉन्टिन्यूअसली, तो सिंपल सी बात है, जो हल्के होंगे ऊपर ही रह जाएंगे, फिर हम उसको नेक्स्ट चेंबर से गुजारेंगे, जहां पे हम उसका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करेंगे, इसका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करेंगे, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करेंगे, यानी यहां पे हम क्या रखे रहेंगे, एनारोबिक जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको रखेंगे। अब एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो मैक्सिमम चीजों को लगभग हमने इधर ही छान ली है। अब जो एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इन्हीं चीजों को फीड करेंगे जो उसमें प्रोडक्ट है, और फीड करेंगे तो डेफिनेट सी बात है उनकी संख्या कम करेंगे। फिर हम तीसरा जो स्टेज होता है उसको उसमें क्लोरीनेशन करते हैं, क्लोरीनेशन करते हैं, आपके बुक में थोड़ा कम दिया हुआ है, थर्ड स्टेज यानी क्लोरीनेशन करेंगे, यानी केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन इससे निकला हुआ और इससे इधर से निकला हुआ जो हमारे पास आइटम बचा उसको हम स्लज डाइजेस्टर में ले जाते हैं और एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी से बायोगैस भी बना लेते हैं इससे। और बाद में वो केमिकल ट्रीटमेंट के बाद निकला हुआ जो वाटर है उसको हम नदियों में डाल देते हैं, जिससे कि हमारा जो बायोलॉजिकल बायोकेमिकल डिमांड है, बीओडी जो है वो कम भी हो जाती है। बायोकेमिकल डिमांड को कम करके हम इनको नदियों में डाल देते हैं और इस तरह से नदियों की पानी को हम क्या करते हैं, पोल्यूटेड होने से बचा लेते हैं। एक सिंपल सा स्क्रीन है, एक सिंपल सी थ्योरी है, बस समझिएगा कि जो भी म्युनिसिपल या वेस्ट मटेरियल पानी के साथ जा रहा है तो बहुत ज्यादा ज्ञान की बात नहीं है इसमें। सिंपल सी बात, आप ही क्या करोगे, तो हम करेंगे क्या, तो पहले बड़े बड़े चीजों को छांट लेंगे, फिल्टर कर लेंगे। बड़ी चीजों को छांट लिया तो फिर हमारा उद्देश्य होगा कि उसमें और भी कोई कचरा है तो उसे छांट लें। तो पहले हमने फिजिकल ट्रीटमेंट दिया, एक फिल्म लगाई, एक स्क्रीन लगाई, एक छन्नी लगाई और उसके तहत जो बड़े बड़े पार्टिकल्स थे उनको छान लिया। फिर हम उसको दूसरे टैंक में ले गए और दूसरे टैंक में जब ले जाएंगे तो डेफिनेट सी बात है जो उसमें भी बड़े पार्टिकल हैं नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, और जो ऊपर होंगे उन्हें हम सुपरनेटेंट या प्लावी कहते हैं, वो थोड़ा सा और छोटे होंगे। फिर इन छोटे वाले को हम दूसरे टैंक में ले जाएंगे जिसे धारा, जिसमें क्या करेंगे, वायु का प्रवाह करेंगे, एरिएशन टैंक में ले जाएंगे हम। एरिएशन टैंक में हम कॉन्टिन्यूअसली एयर दे रहे होंगे, कॉन्टिन्यूअसली एयर दे रहे होंगे, तो जो बड़े होंगे वो सेटल डाउन तो होंगे, नीचे होंगे, छोटे वाले एकदम ऊपर हो जाएंगे, यानी थोड़ा सा और हमने कम कर लिया गंदगी। फिर हम उसको ले जाएंगे कहां, जहां बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करेंगे, जहां पे एनारोबिक बैक्टीरियाज होंगी, सेकेंड स्लेज डाइजेस्टर कहते हैं उसे, वहां ले जाएंगे और वहां एनारोबिक बैक्टीरिया उसको फीड करेंगी और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है उसको क्या करेंगी, कम करेंगी। फिर हम उसको क्लोरीनेशन चेंबर में ले जाएंगे जहां क्लोरीन से ट्रीट करेंगे, यानी केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे, जो कि बुक में मेंशन नहीं है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे। और केमिकली ट्रीट करने के बाद हमारे पूरा प्रयास रहेगा कि जब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाए उसकी, तो हम जो भी अब नदियों में डालना है, चाहे जहां भी इसको हमें करना है वो आराम से डाल सकते हैं। तो ये तरीका जो है ये स्टेपी कहते हैं, उसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं इसे। तो अगर आप अपने तरीके से लिखना चाहेंगे तो इसका आंसर डेफिनेटली लिख लेंगे। तो हम देखें तो प्राथमिक उपचार में हमने क्या किया भैया, तो प्राथमिक उपचार में फिल्टर ही तो किया, फिल्ट्रेशन सेट लगा दिया था और फिल्टर कर लिया, प्राथमिक उपचार में हमने यही तो किया। तो बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, एक बार एनसीईआरटी में डायग्राम को देखिएगा और एनसीईआरटी की ओर झांकिएगा, अपने समझ में आ जाएगा कि प्राथमिक उपचार में हमने सर ने ऐसा ट्रीटमेंट बनाया था जिसमें क्या किया, उन्होंने एक ऐसी छलनी लगा दी थी और छलनी के तहत किया क्या था, जो भी वाटर आया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, उसमें क्या किया, जो कूड़ा कचरा था उसको यहां छान लिया, उसको छान लिया। अब जो यहां पे वाटर पहुंचा होगा डेफिनेट सी बात है उसमें बड़े कचड़े नहीं होंगे। फिर हमने क्या किया, इसी चीज को जो दूसरा था उसको हम ले गए दूसरे चेंबर में। दूसरे चेंबर में जब हम ले गए तो यहां पे जो हल्के वाले होंगे, जो भारी वाले होंगे वो तो नीचे बैठ जाएंगे, लेकिन जो हल्के वाले होंगे ऊपर तैर रहे होंगे, प्लावी जिसे कहेंगे सुपरनेटेंट। यहां पे भी तो हमने फिल्टर ही किया। तो पहले हम फिजिकल ट्रीटमेंट करते हैं वाटर का, फिजिकली ट्रीट करते हैं, यानी बैरियर लगा के या स्निट लगा के किसी तरह से हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं उनको पहले ही रोक लें।
फिर आगे की तरफ प्रोसीड करते रहें। हमारा मैक्सिमम या हमारा प्रयास ही यही होता है कि हम क्या करें, हम यही करेंगे कि हम कम से कम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी जो नॉर्मल कंडीशन हो लगभग उस लेवल तक ट्रीट करके पानी को अपने नदियों में छोड़ें, ताकि नदियों का जो पानी है वो प्रदूषित ना हो। हमारा टारगेट भी तो यही है। चलिए देखिए, दूसरा हमने देखा था, तो अगर हम देखें तो हम 3 स्टेप में द्वितीयक उपचार या वैज्ञानिक उपचार की बात करें तो पहले तो हमने फिजिकल लगाया। पहले हम फिजिकल तो 3 स्टेज में हम डिवाइड करके पढ़ते हैं, प्राथमिक उपचार, सेकेंडरी उपचार एंड टर्सरी उपचार। देखिएगा तीनों में क्या किया हमने। एक में तो हमने फिजिकल मेथड का इस्तेमाल किया, यानी भौतिक चीजों का इस्तेमाल किया। क्या किया भैया, फिल्ट्रेशन लगाया और जितना भी हो सकता था उतना हमने फिल्टर किया उसे। फिर हमने क्या किया, जो सेकेंड स्लेज डाइजेस्टर था यानी जो सबसे छोटे पार्टिकल यानी सब थोड़ा सा कम अगर पहुंचा तो हमने बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हमने क्या किया, यहां पे एनारोबिक कल्चर यानी एनारोबिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया। एनारोबिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनका इस्तेमाल किया, तो हो गया ना बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट और हो गया ना यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। फिर तीसरे में हमने क्या किया था, तीसरे चेंबर में, थर्ड चेंबर में क्या किया था, क्लोरीनेशन प्रोसेस किया था। क्लोरीनेशन प्रोसेस किया था यानी केमिकल्स ऐड किए थे। क्लोरीनेशन प्रोसेस यानी और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई बच गया उसके लिए। तो देखिए हमने 3 तरह से ट्रीटमेंट तो किया, भौतिकी से किया, बायोलॉजिकली किया और केमिकल ट्रीटमेंट भी किया वाटर का। और इसके बाद हमने क्या किया, इसको अपने नदियों में डाला, तो कहीं ना कहीं प्रदूषण के अमाउंट को हमने कम कर लिया। तो आपके बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है तो ऊपर से जहाज से खींचा गया फोटो है वो, लेकिन वो प्लांट ऐसे ही होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ऐसे ही होता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है ऐसे ही होता है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग क्या है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है बायोगैस में सूक्ष्म जीव। तो बेसिकली हम जानना चाहेंगे कि ये सूक्ष्म जीव को कैसे हम बायोगैस पद्धति में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो पहले तो ये जानना होगा कि बायोगैस होता क्या है भाई। तो बायोगैस अगर हम बोले कि भैया बायोगैस क्या है, बायोगैस क्या है, तो बायोगैस के कंपोजिशन को देख लें, क्योंकि केमिस्ट्री में भी आपके यहाँ पूछा जाता है कि बायोगैस का कंपोजिशन क्या होता है या संगठन क्या होता है उसका। बायो में है तो बायो के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही दोस्त। तो बायोगैस में देखेंगे तो जो मुख्य रूप से जो गैस होती है वो होती है मेथेन, फिर होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर होता है हमारा H2S या हाइड्रोजन, H2S या हाइड्रोजन। तो कार्बन जो हम मेथेन की बात कर रहे हैं तो बायोगैस देखेंगे अगर, तो मेथेन गैस जो है लगभग 50 से लेके 70% कॉन्ट्रीब्यूट करती है बायोगैस में। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो क्या है, लगभग 30 से लेके 50% या 40% हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और H2S या हाइड्रोजन जो होते हैं वो बहुत ट्रेस अमाउंट में पाए जाते हैं। बात ये रही, ये तो बायोगैस की बात हो गई। तो भैया ये बायोगैस हम बनाते कैसे हैं, बायोगैस बनता कैसे, इस बात को भी समझ लें। तो यहाँ कॉर्नर में आपके यहाँ एक डायग्राम बना होगा, आपके एनसीईआरटी में भी डायग्राम दिया हुआ है। तो देख रहे हैं हम कि बायोगैस बनाते कैसे हैं और बायोगैस का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो अभी तो मतलब बहुत कल्चरल नहीं रहा, लेकिन 100, 150, 200 गांव में कहीं घूमिएगा तो आपके यहाँ किसी न किसी के यहाँ डिवाइस दिख जरूर जाएगी जो इसका इस्तेमाल कर रहा होगा। कहाँ इस्तेमाल कर रहा होगा भैया, तो इस्तेमाल कर रहा होगा जब देख रहे होंगे कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह का डंग बनाते हैं, गड्ढा बनाते हैं। एक गड्ढा बना लिया, गड्ढा चलो देख रहे होंगे यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे गड्ढा दिख रहा होगा, गड्ढा बना लिया और इसी गड्ढे में गोबर डालते हैं। वो जो भी डंग निकलता है उनके यहाँ पशुओं से, उस गोबर को डाल रहे होते हैं और पानी डाल देते हैं। अच्छा इंफॉर्मेशन के लिए बता दें, यहाँ पे जलकुंभी यानी इकोर्निया जो होती है उसका भी, इकोर्निया भी डाल देते हैं, जलकुंभी जिसे कहते हैं, और इसमें हम डाल देते हैं और डाल दिया हमने। धीरे धीरे सेटल डाउन होगा और ये जो गड्ढा हमने बनाया है उसको डाइजेस्टर से किसी ना किसी तरह से हम कनेक्ट कर देते हैं। यहां डाइजेस्टर से किसी ना किसी तरह से कनेक्ट कर देते हैं, इस गड्ढे को कनेक्ट कर दिया। इस डाइजेस्टर में बहुत सारे एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। अब जो ये डंग काऊ डंग गया है उस काऊ डंग पे ये एनारोबिक बैक्टीरिया इकोर्निया भी है चूंकि, तो अब क्या करते हैं उस पर फीड करते हैं, खाते हैं उसे। जब खाएंगे तो अपना प्रोसेस जो परफॉर्म करेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो परफॉर्म करेंगे तो उसके तहत मेथेनोजेंस होंगे, वो मेथेन बनाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, कुछ हाइड्रोजन सल्फाइड भी रिलीज होगा। तो हम जो दूसरा डाइजेस्टर बनाते हैं उसकी जो गहराई रखते हैं लगभग 10 से लेके 15 फीट तक रखते हैं, 10 से लेके 15 फीट तक हम उसकी गहराई रखते हैं। और उस डाइजेस्टर में क्या है, एक गैस होल्डर लगा देते हैं ऊपर से ऐसे,
अरे अभी जाते होगे तो बिल्डिंग की दुकान पे देखते होगे तो एक बड़ा सा ऐसे रखा होगा सिलेंडर, उस सिलेंडर के ऊपर उस सिलेंडर में चूना डालता होगा और चूना डालने के बाद ऊपर से एक और गैस होल्डर डाल देता है, ऊपर से फुसफुस निकली होती है जिससे गैस निकलती है बाहर और जिससे बिल्डिंग कर लेता है वो। ठीक वैसे ही समझिएगा, लेकिन यहाँ चूना नहीं, यहाँ गोबर का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। यहाँ चूना नहीं, किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? गोबर का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसके हेल्प से? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से इसको हम फीड करा रहे हैं और गैस प्रोड्यूस करा रहे हैं। और जो गैस यहाँ निकल रही है, क्योंकि गैस का एक होता है, गैस क्या आती है ऊपर जाएगी निकलेगी, तो ये धीरे 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 गैस होल्डर के थ्रू गैस कहां जाने लगेगी? ऊपर जाना स्टार्ट करेगी। गैस ऊपर जाएगी तो हम इसको कई तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, कई तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे भैया कर सकते हैं इस्तेमाल इसका? तो कहीं कहीं पे देखा होगा आपने, इससे चूल्हा जला लेते हैं लोग, यानी चूल्हा जला लिया, और दूसरा कहीं कहीं देखा होगा बल्ब भी जला लिया, यानी लाइट के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्यूल की तरह भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ईंधन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे बिजली भी जला सकते हैं। और हमने क्या किया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूज से एक चीज को दूसरे चीज में परिवर्तित करके उसको रिसाइकिल तो कर लिया कि नहीं दोस्त? फिर जो बच गया उसमें डाइजेस्टेड मटेरियल बच गया, उसको हम खेतों में फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल भी कर लेते हैं। यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या रोल प्ले कर सकता है, जैसे कि हमने देखा कि हम घरेलू उत्पादों में भी उसका इस्तेमाल करते रहे। फिर हमने इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में देखा कि हम मादक द्रव्य बनाने में इस्तेमाल किए उसका। फिर हमने प्रतिजैविक बनाने में इस्तेमाल किया उसका। फिर बहुत सारे रासायनिक चीजें, बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे जैव मॉलिक्यूल भी ऑब्टेन किए उससे, प्राप्त किए उससे। फिर हमने देखा कि हम कैसे सीवेज वाटर का ट्रीटमेंट करते हैं, यानी जो हमारी गंदी पानी है जो नदियों में मिलने से पहले हम कैसे उसे ट्रीट कर लेते हैं, उसे सही कर लेते हैं, उसके बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को कम कर लेते हैं। फिर हम देख रहे हैं कि कैसे पशुओं द्वारा निकले हुए गोबर का भी इस्तेमाल करके हम कैसे या तो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे उसे, या तो फ्यूल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे, या तो हम उसे गैस जलाएंगे या बल्ब जलाएंगे। लेकिन इन सब में माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमारा हेल्प किया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने हमारा हेल्प किया है। अब अगला हम देखें कि क्या इस्तेमाल हो सकता है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, या कहां इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो क्या इस्तेमाल होगा दोस्त? और तो हम जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्मजीव, जैव नियंत्रण कारक समझेंगे, इस बात को थोड़ा समझ लेंगे, बहुत टॉपिक टफ नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि बहुत सारे हमारी फसलें जो हैं, बहुत सारे पौधे या बहुत सारे जंतु भी जो हैं वो छोटे मोटे, जैसे एक सिंपल सी बात करें तो बहुत सारे पौधे जो हैं हमारे, कोई कीटनाशक लग गया, कोई भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको फीड करने लगा। सिंपल सी बात है, एक पौधे की प्रोडक्टिविटी कब तक है कि जब तक उसमें प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, जब तक उसमें प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तभी तक कि उसके पौधे की प्रोडक्टिविटी है। जितना प्रकाश संश्लेषण करेगा उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। मान लीजिए कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इस पे फीड कर रहा है, अब इसकी पत्तियों के क्या कर रहा है? कम कर रहा है, पत्तियां धीरे धीरे डिग्रेड हो रही हैं, तो डेफिनेट सी बात है कि प्रकाश संश्लेषण कम होगा, इसमें धीरे धीरे इसकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएंगी। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो जैव नियंत्रण के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, बहुत चर्चित नाम सुना होगा, बीटी कॉटन नाम सुना होगा। बस एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बीटी कॉटन का। बीटी डिनोट्स फॉर बैसिलस thuringiensis, बैसिलस thuringiensis से नाम सुना होगा बीटी कॉटन। बेसिकली हम बोलते हैं क्या बीटी कॉटन को? बीटी कॉटन बैसिलस thuringiensis जो होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है। भैया जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या है अभी हम समझ लेते हैं इसका। तो बीटी का इस्तेमाल करते हैं, बैसिलस thuringiensis माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसका इस्तेमाल हम करते हैं अपने जैव प्रौद्योगिकी। जब हम चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो हम देखेंगे उसका इस्तेमाल, कि हम अभी एक टॉपिक हो सकता हो कि यहां ज्यादा क्लियर ना हो पाए, क्योंकि जैव प्रौद्योगिकी जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे हम जीन एक्सट्रैक्ट करके, जैसे मान लीजिए कि हम कोई चीज ऐसा प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमने बात ही की थी प्रतिरक्षा की, या हमने बात की थी जब एंटीबॉडीज की, तो हम एंटीबायोटिक्स की, तो हमने देखा था कि एक जीव से, एक सूक्ष्म जीव से बनने वाला प्रोडक्ट दूसरे सूक्ष्म जीव के ग्रोथ को कैसे रोकता है। तो जैसे मान लीजिए कि ए कोई सूक्ष्म जीव है जो कोई प्रोडक्ट बी बनाता है, बस बात समझने की है, जो कोई प्रोडक्ट बी बना रहा है, और जो प्रोडक्ट बी बना वो सी के ग्रोथ को रोक रहा है या सी को किल कर रहा है। क्योंकि रटने से ज्यादा बेहतर है कि आप इस बात को समझें, तभी आप एग्जाम्पल्स याद कर पाएंगे। जब रटेंगे तो एग्जाम्पल्स भी याद नहीं होंगे। मान लीजिए कि ए एक सूक्ष्म जीव है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कोई प्रोडक्ट बी बना रहा है, और जो बना हुआ प्रोडक्ट बी है वो सी को ग्रो नहीं होने दे रहा है या सी को
मार दे रहा है। तो डेफिनेट सी बात है कि अगर सी की वजह से कहीं हमें हार्म हो रहा होगा, हमें कहीं नुकसान हो रहा होगा, तो हम ए के द्वारा बने प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही तो जैव नियंत्रण कारक है। यानी अगर कोई कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पत्तियों पे फीड कर रहा है, बस समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को, तो हम क्या कर सकते हैं कि दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इसके ग्रोथ को रोक दे, तो हम इसका इस्तेमाल अगर हम करें तो डेफिनेट सी बात है कि हम उसके लॉस को रोक सकते हैं। यही तो है जैव नियंत्रण। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए होंगे, जिसमें बीटी का भी एग्जाम्पल दिया होगा, बीटी कॉटन का भी एग्जाम्पल दिया होगा। फूल जब रहता है तभी खा जाते हैं, तो बेसिक सी बात है कॉटन का प्रोडक्शन उतना नहीं हो पाता है, तो हम बैसिलस स्वेंजेंसिस जो बैक्टीरिया है, जब हम पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी तो उसमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि यही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट काइंड से पीड़क तथा रोगों के जैव नियंत्रण में, जैसे देखें अगर तो पीड़क तथा रोगों के जैव नियंत्रण कृषि में पीड़कों के नियंत्रण की यह विधि रासायनिक प्रयोग की तुलना में प्राकृतिक परीक्षण पर अधिक निर्भर करती है। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर बीमारी हो रही है, पौधों में कोई बीमारी हो रही है, सिंपल सी बात समझिएगा, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है कहीं ना कहीं हम केमिकल ज्यादा डाल रहे हैं अपने सॉइल में, केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो केमिकल हमारे पास भी तो जाएगा। तो हम क्यों ना जैव रसायन का इस्तेमाल करें, यानी जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका इस्तेमाल करें पीड़क को दूर करने के लिए। तो जैव विविधता की स्वास्थ्य की कुंजी है। भूपृष्ठ पे अगर हम देखें तो जितनी किस्में होंगी वह उतनी ही अधिक स्थायित्व प्रदान करती हैं। अतः ऑर्गेनिक फार्मिंग एक तंत्र को विकसित करने के लिए कार्य करते हैं, जिनमें कीट इन्हें पीड़क भी कहते हैं, उन्मिलित हो इसके लिए वो जाए नियंत्रण पर भी असर करते हैं। ठीक है, तो ये बातें लिखी गई हैं। तो हम देखते हैं इसका, तो जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्मजीव का इस्तेमाल, जैसे बहुत सारे नाम सुने होंगे, आपने सुना होगा एनाबेना, माइकोराइजा, ये सब एसोसिएशन सुना होगा। ये सूक्ष्मजीव ही है जो एसोसिएट हो गए, कोई नाइट्रोजन फिक्सेशन की तरह काम करता है, कोई रूट नोड्यूल्स में रहता है। ये तमाम नाम सुने होंगे जो सूक्ष्मजीव ही हैं। एनाबेना, एजोला सुना होगा, माइकोराइजा सुना होगा। तो अगर हम देखें कि आज के तौर तरीकों के साथ यदि जीवन को देखें तो पता चलता है कि पर्यावरण प्रदूषण चिंता का एक मुख्य कारण है। कृषि उत्पादों की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए रासायनिक उर्वरक का हम इस्तेमाल करते हैं, जो प्रदूषण के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि हम समझने लगे हैं कि रसायन उर्वरकों के अधिकाधिक प्रयोग से कई समस्याएं जुड़ी हुई हैं। इसके परिणाम स्वरूप कार्बनिक खेती करने पर तथा जैव उर्वरकों का इस्तेमाल करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। जैव उर्वरक एक प्रकार का जीव है जो मृदा की पोषण गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा बायोगैस में हमने देखा कि हमने डंग का इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी दोस्त, क्योंकि देखिए सॉइल क्या है, कोई भी अगर किसी प्रकार का अगर हम अन्न उगा रहे हैं धरती से, तो डेफिनेट सी बात है कि हर अन्न की एक अपनी स्पेशल केमिकल डिमांड होगी, एक अपना स्पेशल कल्चरल मीडिया चाहिए उसे, उसके ग्रोथ या न्यूट्रिशन को फुलफिल करने के लिए। सिंपल सी बात है कि अन्न अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो सॉइल को इनरिच करते हैं डिफरेंट काइंड के केमिकल से। तो हम क्यों ना क्यों जैविक चीजों का इस्तेमाल करें, क्यों ना क्यों कार्बनिक चीजों का इस्तेमाल करें, जिससे कि अगर ये रासायनिक पदार्थ जो है वो क्या करेंगे, अल्टीमेटली सॉइल्स के थ्रू या प्लांट्स के थ्रू हमारे बॉडी में जाएंगे और हमें बीमार करेंगे, या किसी ना किसी तरह से उनकी थ्रेशोल्ड वैल्यू बढ़ेगी तो डिफरेंट काइंड की बीमारियां उत्पन्न होंगी। तो यही बोल रहा है कि अगर हम प्रदूषण की बात करें तो सबसे ज्यादा हमारा जो ट्रेडिशनल तौर तरीका रहा है हमारे कृषि का, जिसमें हम रासायनिक पदार्थों का ज्यादा इस्तेमाल करते थे, वो कहीं ना कहीं हमारे सॉइल को प्रदूषित कर चुके हैं। तो अगर हम जैविक कृषि करें, अगर यानी इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करें, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो पार मिलने वाले मिनरल्स हैं या चीजें हैं उनका इस्तेमाल करें, तो हम अपने खेती यानी जो हमारा मृदा है, जो सॉइल है, उसकी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में तमाम एग्जाम्पल दिया होगा, जैसे पैडी फील्ड में देखा होगा, राइस की फील्ड में एनाबेना, एजोला हो गया, फिर माइकोराइजल एसोसिएशन होता है, इस तरह के एग्जाम्पल्स आपके बुक में दिए होंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि कैसे जो ये सूक्ष्म जीव होते हैं हमें रोगित बनाते हैं। अच्छा, इस अध्याय में हमने क्या सीखने को मिला कि ऐसा नहीं है कि सारे सूक्ष्मजीव हमें केवल पीड़ा पहुंचाते हैं या रोगी बनाते हैं, कुछ हमारे लिए यूजफुल भी हैं जिनका हम डेली लाइफ में इस्तेमाल भी करते हैं, जिनका हम डेली लाइफ में क्या करते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं। डेली लाइफ में इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, तो हमने देखा कि घरेलू चीजों को बनाने में, औद्योगिक चीजों को बनाने में, हमने एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में इस्तेमाल किया, बायोगैस बनाने में, जैविक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, एंटीबायोटिक बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, मादक द्रव्य बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तमाम ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जिनको हम डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब आपके यहाँ
अगर देखें तो जो सवाल पूछे जाते हैं, जो बहुविकल्पीय सवाल पूछे जाते हैं, वो बहुत स्टैंडर्ड नहीं होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत हल्के सवाल पूछे जाते हैं। सबसे सबसे हिट जो है वो ब्रीवर्स इस्ट और बेकर्स इस्ट है। फिर भी 2-4 सवाल अगर हम देख लें एक आइडिया के लिए, जनरलाइज के लिए, क्योंकि हमने पूरा चैप्टर जब ओवरव्यू कर लिया है तो डेफिनेट सी बात है चैप्टर समझ में आ गया होगा, तो आंसर आप जरूर डेफिनेटली बहुत सही से कर लेंगे। तो जीवाणुओं का समूह कीचड़ और फफूंद तंतु द्वारा एक साथ मिलकर जाली जैसा संरचना बनाया जाता है, संरचना को कहा जाता है। अभी हमने देखा था जब हम सीवेज वाटर ट्रीटमेंट देख रहे थे, तो जो जाली जैसी संरचना बनी थी, एक तो हमने फिजिकल बैरियर लगाया था, फिर हमने बोला था कि जो दूसरा ट्रीटमेंट करते हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं, वो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, फफूंदों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहा करते थे, तो सक्रिय एक्टिवेटेड स्लज कहा करते थे उसे, हम एक्टिवेटेड स्लज कहा करते थे, तो सक्रिय कीचड़ कहते हैं उसे। देखिए आंसर सही हो गया। फिर नेक्स्ट देखें, अगर प्रदूषित जल में और पीने योग्य जल में बीओडी होता है, चलिए वहां टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, बीओडी मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो डेफिनेट सी बात है, अभी हमने देखा था सीवेज वाटर ट्रीटमेंट में ही कि बीओडी प्रदूषित वाटर का ज्यादा होता है, और हम बीओडी कम करके ही उसको नदियों में डाल रहे थे, यही तो कर रहे थे। यानी अगर हम यहां भरना चाहें तो प्रदूषित जल के बीओडी जो होगी वो क्या होगी, अधिक होगी, और पीने योग्य जल की जो बीओडी होगी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होगी, वो कम होगी। तो जो उत्तर दिख रहा है सही होगा। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। फिर देखें, नदियों को जल प्रदूषण से बचाने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया गया है? तभी हमने जिक्र किया था कि गंगा एक्शन योजना सुना होगा आपने, गंगा सफाई प्लान, गंगा एक्शन प्लान, या यमुना एक्शन प्लान सुना होगा। तो अगर हम घ आंसर देखें, क और ग दोनों, गंगा और यमुना एक्शन प्लान, तो बहुत आसान हो गए। अब आसानी से हो रहे हैं कि नहीं? आसानी से हो रहे हैं। फिर अगर हम बात करें कि मेथनोजेंस या सेलुलोजिक सामग्री के उत्पादन पर अवायवीय रूप से बढ़ जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, मेथनोजेंस मेथेन प्रोड्यूस करेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन इस तरह की गैसेस प्रोड्यूस होंगी, तो घ आंसर इसमें सही हो जाएगा। फिर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु मवेशियों के रुमेन में मौजूद होता है? तो मवेशियों के रुमेन में मेथनोजन बैक्टीरिया होते हैं जिनसे मेथेन प्रोड्यूस होता है, तो ग आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो बहुत आसान है चैप्टर, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बस समझने की बात है दोस्त। रटने की कोशिश मत करिएगा, समझ के पढ़िएगा, तो एग्जाम्पल्स भी बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है अगर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट और बायोगैस प्लांट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछे गए हैं आपसे लघु उत्तरीय सवालों के रूप में या दीर्घ उत्तरीय सवालों के रूप में। तो डेफिनेट सी बात है, इन सवालों को आप देख के जाइएगा और जोश बनाए रखिएगा, क्योंकि लास्ट समय चल रहा है दोस्त, ठीक है, लास्ट समय चल रहा है, और इस समय अगर पढ़ के आप समझ लेंगे और एक बार सरसरी निगाह से अपने एग्जाम्पल्स केवल देख लेंगे, तो डेफिनेट सी बात है ज्योलॉजी में मार्क्स फुल मिलेंगे, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे। फिर अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। मौज करिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगा के पढ़ते रहिए। हमारी शुभकामनाएं और पूरे फिजिक्स वाला परिवार की शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू।